वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक चीज कह देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने हेडफोन, ईयरफोन या फिर ब्लूटूथ नहीं लगाया तो प्लीज लगा लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में ठरकपन ओवरलोडेड है। कहानी की शुरुआत में एक बच्चे का बाप अपने बच्चे से ये कह रहा था कि बेटा, इस दुनिया में अकेले रहना बहुत ही मुश्किल है, तो इसीलिए तुम जितने सारे दोस्त बना सकते हो उनके साथ रहो। एंड इसीलिए आज तुम्हारा पापा अपने सफर पर निकल रहा है बहुत सारे दोस्त बनाने के लिए। एंड हाँ, ये दोस्त कोई लड़के नहीं है बल्कि लड़कियां हैं, यानी कि इस बच्चे का पापा इसे छोड़कर जा रहा है सिर्फ लड़कियों के लिए। एंड इस वक्त ये बच्चा अपने बाप को कूल मान रहा है। फिर हम टेम्पल के अंदर एक लड़की को देखते हैं जो कि घंटा बजाती है, यानी कि बेल। एंड हर घंटे की आवाज के साथ ही हम बहुत सी लड़कियों को देखते हैं। Oh God! एक बार फिर हम उसी 5 साल के बच्चे को देखते हैं जो कि अब बड़ा हो चुका है एंड अभी ये अपने स्कूल जा रहा है। ट्रेन में जाते वक्त ये खुद से ये कह रहा था कि मेरे पापा ने कहा था कि कोई भी अकेला नहीं रह सकता है। फिर हम कुछ लड़कियों को प्लेग्राउंड के अंदर एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं एंड इन लड़कियों की एक्सरसाइज को 2 ठरकी लौंडे देख रहे थे। अब हमारा जो हीरो है उसका नाम है अकागामी। एंड क्योंकि अकागामी यहाँ से जा रहा था तो इसलिए ये लड़के अकागामी से पूछते हैं कि क्या तुम इन नजारों को नहीं देखोगे। अकागामी मना कर देता है तो दूसरा बंदा अकागामी से पूछता है कि क्या तुम हमारे साथ मिक्सचर पार्टी में जाना चाहोगे। अकागामी उसे कहता है कि मैं नहीं जाना चाहूंगा। अकागामी खुद में ये सोच रहा था कि नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता हूँ, मुझे किसी लड़की की जरूरत नहीं है। एंड अकागामी लड़कियों से इतना ज्यादा दूर रहता है कि जिस स्टोर में काम करता है उसका नाम भी लोनली मार्ट है। अकागामी का बॉस अकागामी को इस बात के लिए थैंक यू कह रहा था कि अकागामी इतने लेट तक भी काम करने के लिए तैयार है। अब क्योंकि अकागामी एक कॉलेज स्टूडेंट है इसलिए अकागामी का बॉस उससे पूछता है कि क्या तुम डेट पर नहीं जाते हो क्या। अकागामी उनसे ये कहता है कि मुझे उन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, मैं सख्त लौंडा हूँ एंड मैं सिंगल ही रहने वाला हूँ अपनी पूरी जीवन तक। अकागामी के बॉस उसे ये कहते हैं कि वेल, तुम्हारे पापा जब इस उम्र में थे कि तभी अकागामी अपने बॉस को इस रिएक्शन के साथ ये कहता है कि मैं अपने बाप के जैसा नहीं हूँ। अपना काम खत्म करने के बाद अकागामी जब रास्ते से जा रहा था तो वो एक कार को देखकर ये सोचता है कि मैं बचपन में कितना ज्यादा पागल था, मैं अपने बाप को कूल कह रहा था। एंड हमें पता चलता है कि अकागामी अपने पापा से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है क्योंकि उसके ठरकी बाप की वजह से उसे हर कोई ठरकी समझता है एंड उसका हर वक्त मजाक उड़ाते हैं सभी लोग। और लड़कियों के दिल में खौफ है अकागामी के नाम से। एंड चलते चलते अपनी इसी बुरी इमेज को क्लियर करने के लिए अकागामी गर्लफ्रेंड्स एंड उसी मिक्सर पार्टी से अब दूर रहेगा एंड एक सिंगल लाइफ जिएगा। अकागामी ये प्लान कर रहा है कि वो सिविल सर्विस का एग्जाम देकर एक अच्छी नौकरी पाकर अच्छी लाइफ जिएगा। अकागामी अपनी ये बातें कह रहा था कि हम देखते हैं कि अकागामी के पीछे से एक बड़ा सा घास का बंडल आ रहा था एंड अकागामी के मुंह पर वो घास का बंडल लगता है, जिसका वजह से अकागामी रोल करते करते दीवार से जा भिड़ता है। अब अकागामी ज्यादा कुछ सोचता है कि तभी वो एक लड़की को देखता है एंड ये लड़की ही इस घास के बंडल की मालिक है। ये लड़की अकागामी से माफी मांगती है अपनी इस हरकत के लिए। साथ ही वो अकागामी को ये भी पूछ रही थी कि क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगा है। मगर लड़की की इन बातों के बीच में हम अकागामी का फेस देखते हैं जिसके तोते उड़ चुके थे। एक क्यूट एंड ब्यूटीफुल लड़की को देखकर लड़की एम्बुलेंस को फोन लगा रही थी कि तभी अकागामी उठता है, उसे ये बोलता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। एंड फिर अकागामी वहाँ से जाने लगता है। अकागामी जाते वक्त ये सोच रहा था कि नहीं नहीं नहीं, ये मेरे साथ नहीं हो सकता है, प्लीज मेरे साथ नहीं। घर आने के बाद अकागामी फटाफट से सो जाता है मगर उसे सपनों में भी वो लड़की अब दिख रही है एंड इसी वजह से अकागामी उठकर ये कहता है कि वो क्यूट है। हम फिर एक लड़की को एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं। हम फिर उन्हीं 2 लौंडों को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे, ब्रो क्या लगता है आज नजारे एंजॉय करें। दूसरा बंदा भी कहता है हाँ हमें करना चाहिए। मगर हम तभी वहाँ पर अकागामी को देखते हैं नजारे एंजॉय करते हुए। लड़कियों को देखकर अकागामी कह रहा था कि वाओ सो सेक्सी। अकागामी से ये लड़के कहते हैं कि तुम तो हमारे साथ पार्टी में नहीं आओगे है ना। अकागामी कहता है कि नहीं मैं जाऊंगा। ये लड़के पूछते कि फिर तुम्हारी जॉब का क्या एंड तुम्हारी पढ़ाई। अकागामी नाचते हुए कहता है कि मैं आज स्किप कर दूंगा। अकागामी फिर पार्टी में अपने सर को जूस पिलाता है एंड खूब मस्तियाँ करता है। इसके बाद अकागामी खुद से सोच रहा था कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस लड़की के प्यार में पड़ गया और इतना ही नहीं, दिन ब दिन मेरा ये प्यार उसके लिए बढ़ता जा रहा है, मेरा सब्र टूट रहा है और इतना ही नहीं, मैंने तो अपने जॉब को भी खो दिया है एंड मैं अब पढ़ाई में फेल भी होने वाला हूँ। अकागामी को लगने लगता है कि ये उसके फैमिली का कर्ज है, मगर सही में ऐसा होता नहीं है। अकागामी को एक फोन आता है जहाँ पर उसे मिक्सर पार्टी में बुलाया जा रहा था। अकागामी बोलता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं यार, नहीं मैं नहीं जा सकता हूँ। अपने फोन को फोड़ने के बाद अकागामी यह कहकर कि अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा हुआ है, रजिस्ट्रार के ऑफिस में आ जाता है। हमें पता चलता है कि अकागामी यहाँ पर आया है एक पंडित या फिर मॉन्क बनने के लिए। एंड अब अकागामी एक ब्रह्मचारी तो बन गया है मगर उसे पता नहीं है कि वो किस टेम्पल में जाए, इसीलिए वो रजिस्ट्रार अकागामी को एक टेम्पल में भेज देता है। अकागामी टेम्पल में आने के बाद ये सोच रहा था कि मेरे अंकल ने मुझे यहाँ पर भेजा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी लड़कियाँ नहीं है एंड मैं उस लड़की को भुला कर रहूंगा। अकागामी फिर बेल बजाता है एंड बेल के बजने पर एक लड़की बाहर आती है एंड गेस व्हाट, लड़की कौन है? हाँ वही लड़की जिसके वजह से अकागामी ब्रह्मचारी बना है। लड़की को देखकर अकागामी की आंखें बड़ी हो जाती है एंड वो लड़की पूछती है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ। एंड अकागामी उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देता है। लड़की फिर दरवाजा खोलती है जिसकी वजह से अकागामी नीचे गिर जाता है
अब अकागामी को इस हालत में देखकर लड़की डर जाती है। लड़की अंदर जाती है तो अकागामी ये सोच रहा था कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। मैंने तो सोचा था कि यहाँ पर लड़कियाँ नहीं है, या फिर ये एक मिनट क्या ये मेरे दिमाग की इल्यूजन है। फिर वो लड़की आती है और गिर जाती है। अब गिरी हुई लड़की उठते हुए कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं जल्दबाजी में थी। इस लड़की को इस हालत में देखकर अकागामी का हालत खराब हो रहा था। लड़की अकागामी को यह बताती है कि तुम्हारा शुक्रिया यहाँ तक आने के लिए, मेरा नाम ओबा युजुकी है। अब युजुकी की इस हालत को देखकर अकागामी वहाँ से जाने लगता है, मगर जाते वक्त अकागामी का पैर एक पत्थर में लगता है, जिसका वजह से वो मुंह की खाता है एंड पैर पे लगकर गिर जाता है। अकागामी की इस हालत पर युजुकी दौड़ते हुए आ रही थी उसकी मदद करने के लिए। अकागामी दौड़ते हुए देखता है एंड उसके उछलते हुए देखते हैं एंड युजुकी को ऐसा देखकर अकागामी का हालत खराब हो रहा था। युजुकी इस बात को समझकर कि अकागामी का हालत क्यों खराब हो रहा है, वो खुद को संभालने लगती है। अकागामी फिर ये सोचने लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मैं यहाँ पर और नहीं रह सकता हूँ, नहीं तो मेरा सब्र का बांध टूट जाएगा। अकागामी युजुकी को पकड़ता है और उसे ये कह देता है कि आई लव यू, प्लीज मुझसे शादी कर लो। अकागामी की इस बात को सुनकर युजुकी का ऐसा हाल होता है। फिर हमारे माइंड को और भी ज्यादा ठड़कपन से भरने के लिए हमें ये फोटो दिखाया जाता है जहाँ पर लिखा है लाइफ हैज इट्स अप्स एंड डाउन। शाबाश। फिर हम युजुकी एंड अकागामी को चाय पीते हुए देखते हैं एक साथ। चाय पीने के बाद अकागामी ये सोचने लगता है कि ये क्या हो रहा है। मैंने तो सोचा था कि मैं टेंपल में जाऊंगा तो उसका प्रीस्ट मुझे लात मार कर निकाल देगा। युजुकी अकागामी को बताती है कि इस टेंपल का प्रीस्ट अभी यहाँ पर नहीं है। हमें यह पता चलता है कि युजुकी को पहले से ही पता था कि अकागामी यहाँ पर आने वाला है, मगर अकागामी आने से एक दिन पहले ही आ चुका है। मगर अकागामी को यह समझ नहीं आ रहा है कि इस टेंपल में ये लड़की क्या कर रही है। फिर युजुकी अकागामी से पूछती है तुम्हारे इंटरेस्ट क्या है। इस सवाल को सुनकर अकागामी को यह लगने लगता है कि यह पक्का से एक टेस्ट है एंड अगर मैं इसका सही जवाब नहीं दूंगा मैं यहाँ पर नहीं रह पाऊंगा। एंड अब क्योंकि मैंने इस लड़की को आधा ही प्रपोज कर दिया है तो मैं तो पक्का से फेल होने वाला हूँ। अब घबरा चुका अकागामी युजुकी को देखता है तो युजुकी पूछती है कि कुछ गड़बड़ है क्या। अकागामी ये कहता है कि ये कितनी क्यूट है यार। एंड इतना सोचने के बाद ये अकागामी खुद को पंच करके खुद का खून निकाल देता है, जिस पर युजुकी को समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रहा है। अकागामी ये बताता है युजुकी को कि मुझे माफ कर देना, मेरा दिमाग कुछ और ही फीलिंग्स मुझे दे रहा था। अकागामी युजुकी से रेस्ट रूम का पता पूछकर रूम से बाहर निकल जाता है। जाते वक्त अकागामी एक कुएं से एक कैट की आवाज सुनता है तो कैट की मदद करने के लिए अकागामी कुएं में अपना हाथ डालता है, मगर कैट के बचाने के चक्कर में अकागामी खुद ही कुएं के अंदर गिर जाता है, मगर वो कैट बड़े ही आसानी से निकल जाती है कुएं से। फिर युजुकी फोन पे किसी किकी नाम के लड़की से बात कर रही थी कि वो लड़का जो कि मुझे मिलने आने वाला था वो एक दिन पहले ही आ चुका है। हमें पता चलता है कि जो लड़का यहाँ पर आने वाला था वो अकागामी नहीं है एंड वो लड़का यहाँ पर युजुकी से अरेंज मैरिज की मीटिंग करने के लिए आ रहा था। युजुकी किकी को यह भी बताती है कि अकागामी ने उसे आधा ही प्रपोज किया है, वो भी शादी करने के लिए। युजुकी को किकी ये बताती है कि एक मिनट तुम ये क्या बात कर रही हो, क्योंकि जो लड़का तुम्हें मिलने वाला है वो तो मेरे सामने बैठा है। फिर युजुकी खुद में सोचने लगती है फिर ये लड़का कौन है। और युजुकी ये सोच रही थी कि तभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जिसका नाम है सुकुयो एंड सुकुयो युजुकी से ये पूछने लगती है कि तुम्हारे अरेंज मैरिज के मीटिंग का क्या हुआ, क्योंकि मैं ना छुप कर सभी चीजें देखना चाहती थी। सुकुयो से युजुकी ये कहती है कि यहाँ पर एक भूत आ चुका है या फिर एक आत्मा। सुकुयो युजुकी वो कहने लगती है कि भूत नहीं होता है, तुम्हें पता है ना, मगर तभी हम सुकुयो का डरा हुआ फेस देखते हैं क्योंकि अकागामी अपना सर फोड़कर आ चुका है एंड उनसे ये कहते हुए मदद मांग रहा है, मेरी मदद करो। अकागामी को ऐसे देखकर दोनों लड़कियां डर जाती हैं एंड सुकुयो वहीं पर गिर जाती है। धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी एंड अकागामी आगे बढ़ते हुए ये कह रहा था कि एम्बुलेंस। अकागामी फिर वहीं पर गिर जाता है एंड जब हमें दिखाया जाता है कि अकागामी ने क्या पकड़ा है एंड तुम देख ही सकते हो कि अकागामी ने सुकुयो का क्या पकड़ा है। फिर अकागामी सुकुयो के साथ ये करने लगता है पट से गांड शॉट। अब इस ठड़की भूत की इस हरकत को देखकर युजुकी भाग जा भूत कहते हुए अपने दोनों लात से उसे मारती है। अकागामी को मारने के बाद युजुकी सुकुयो को उठाकर भागने लगती है एंड इन दोनों के पीछे अकागामी दौड़ रहा है क्योंकि वो लड़कियों को ये समझाना चाहता है कि लड़कियां जो सोच रही है अकागामी वैसा नहीं है। तभी हम एक लड़की को उसी कैट के साथ देखते हैं एंड इस लड़की का नाम है कुरागे, जो कि अकागामी को देखकर वहीं पर बेहोश हो जाती है, मगर अकागामी उसे गिरने से बचा लेता है। हम फिर एक रूम के अंदर दो लड़कियों को देखते हैं। यहाँ पर एक लड़की दूसरे लड़की से ब्रश मांग के कुछ लिखती है एंड जो ऑरेंज गर्ल लड़की है उसका नाम है कागुरा एंड ये पीली वाली है मिया। अब मिया जो कि उसने जो लिखा है उस पेपर पे उसके बारे में कागुरा को बताने लगती है, मगर बाहर आते हुए आवाज को सुनकर मिया जब बाहर निकलती है तो अकागामी मिया के पेट पर अपना सर मार के उसे बहुत दूर तक ले जाता है एंड फिर जब हमें इन दोनों को दिखाया जाता है तो हम देखते हैं कि मिया के ऊपर अकागामी लेटा हुआ है अपने हाथ को मिया के जिम्मेदारियों के कपड़े उठाते हुए एंड मिया की हालत को देखकर कागुरा मजे ले रही थी एंड इन दोनों को पता चल जाता है कि वो घोस्ट ने मिया को भी पकड़ लिया है, मगर उसने कुरागे को छोड़ दिया है। एंड इसी बात पर सुकुयो को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो घोस्ट ऐसा क्यों कर रहा है। थोड़ी देर में ही दोनों लड़कियां समझ जाती है, जहाँ पर सुकुयो ये कहती है कि
वो घोस्ट पक्का से एक ठरकी है। फिर ये दोनों ही अकागामी के पैरों की आवाज को सुनते हैं। अकागामी यहाँ पर आ चुका था क्योंकि अकागामी को इन दोनों लड़कियों को ये बताना है कि ये लड़कियाँ जो सोच रही है अकागामी वैसा नहीं है। अकागामी के पैरों की आवाज को सुनकर युजुकी को इतना तो पता चल जाता है कि ये बंदा कोई भूत नहीं है, मगर क्योंकि अकागामी इस तरह से चल रहा है इसीलिए जब अकागामी युजुकी के पास जाता है तो युजुकी अकागामी को एक चमाट मार के उसे बेहोश कर देती है। मगर बेहोश होते हुए भी अकागामी ये सोच रहा था कि नहीं रुको, ये लड़की तो बहुत क्यूट है। फिर हम एक लड़की को हंसते हुए देखते हैं एंड इस लड़की का नाम किकी है। किकी इसलिए हंस रही थी क्योंकि उसे पता चल चुका है कि अब तक क्या हुआ है। अब इस मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए किकी अकागामी के अंकल को ब्लेम करती है एंड युजुकी अकागामी से माफी मांगने लगती है क्योंकि उसने अनजाने में ही सही अकागामी को पीटा है। अकागामी युजुकी को माफी ना मांगने के लिए कहता है। साथ ही हम देखते हैं कि कुछ लड़कियां अकागामी को घेरे हुए हैं। फिर किकी अकागामी को यहाँ पर रखने के लिए मान जाती है क्योंकि अगर अकागामी यहाँ पर रहता है तो उसे घर के सभी काम करने पड़ेंगे। अब किकी के इस प्रपोजल को सुनकर बाकी लड़कियां खुश हो जाती हैं, मगर हम मिया को देखते हैं जो कि अकागामी को मारने के लिए तलवार निकालती है, मगर उसे कागुरा रोक देती है। इसके बाद किकी को सुकुयो यह बताती है कि अकागामी लड़कियों की जिम्मेदारियों से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है। एंड इस बात को सुनकर किकी अपने कपड़े उतार कर अकागामी को खुद की जिम्मेदारियां दिखाने लगती है, जिसे देखकर अकागामी का हालत खराब हो जाता है। फिर युजुकी किकी को यह बताने लगती है कि अकागामी ने आते ही उसे आई लव लव एंड इस बात को सुनकर बाकी लड़कियां का भी तुम्हारे जैसा ही रिएक्शन होता है। इसके बाद अकागामी यहाँ से बाय बाय कहकर चला जाता है क्योंकि वो बाकी लड़कियों को और भी ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता है। मगर साथ ही अकागामी ये भी सोच रहा था कि युजुकी को उसकी पहली मुलाकात शायद से याद नहीं है। इसके बाद युजुकी को कुरागे ये बताती है कि अकागामी कोई बुरा लड़का नहीं है एंड इस बात पर युजुकी भी हाँ कहती है। इसके बाद हम अकागामी को बस स्टॉप पर बैठा हुआ देखते हैं क्योंकि उसने आखिरी बस को भी मिस कर दिया है। इसके बाद हम युजुकी को वहीं पर देखते हैं जो कि अकागामी को ये ऑफर देती है उसके साथ आज के लिए रहने के लिए, क्योंकि आखिरकार गलतियां दोनों से ही हुई थी। मगर युजुकी के प्रपोजल को अकागामी मना कर देता है। फिर इसके बाद युजुकी एंड अकागामी मिलकर बातें करने लगते हैं, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि अकागामी से हुई युजुकी की पहली मुलाकात युजुकी को याद है। साथ ही युजुकी ये बात भी कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि कोई लड़का मुझसे मिलते ही ये कहेगा कि तुम मुझसे शादी कर लो एंड इस बात के लिए अकागामी माफी भी मांगता है। फिर इसके बाद युजुकी को अकागामी देखकर बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है एंड फिर ये दोनों ही एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं एंड अकागामी का पूरा नाम सुनने के बाद युजुकी का मूड ही चेंज हो जाता है क्योंकि हमें ये पता चलता है कि अकागामी के बाप ने युजुकी के फैमिली से बहुत ज्यादा कर्जा लिया था अपनी ठरकपन को अंजाम देने के लिए। इसके बाद युजुकी दो लड़कियों को रोके हुई थी क्योंकि वो दोनों ही अकागामी के जान के पीछे पड़े हैं। अकागामी अपने बाप की हरकतों के लिए माफी मांगता है, साथ ही ये भी कहता है कि वो उसका कर्जा चुकाएगा। फिर इसके बाद युजुकी सभी को दो ऑफर बताती है, जहाँ पर पहले ऑफर में अकागामी हमेशा के लिए इनका स्लेव या फिर नौकर बन के रहेगा और दूसरे ऑफर में अकागामी के सभी बॉडी पार्ट्स ये लोग बेच देंगे। इसके बाद वोटिंग होती है इन्हीं दो ऑप्शन में से, जहाँ पर वोट इक्वल होता है। सिर्फ युजुकी के वोट से ही डिसाइड होगा कि अकागामी के साथ होगा क्या। एंड युजुकी अपनी बात रखते हुए यह कहती है कि युजुकी अपने बॉडी यानी कि शरीर से इनके कर्जे को उतारेगा एंड इस बात को सुनकर सभी लड़कियां ही हैरान हो जाती है। साथ ही हम अकागामी का भी ऐसा फेस देखते हैं। युजुकी सभी को यह समझाती है कि उसके कहने का मतलब यह है जब तक अकागामी का कर्जा पूरा नहीं होता है वो तब तक यहीं पर काम करेगा। युजुकी की इस बात को सुनकर मैं एंड सुकुयो को यह लगने लगता है कि पक्का अकागामी युजुकी को ब्लैकमेल कर रहा है। अब क्योंकि ये दोनों लड़कियां बहुत ही बकबक कर रही थी इसीलिए गुस्से में युजुकी एक पत्थर को बीच से ही काट देती है, जिसका वजह से सुकुयो एंड में चुप हो जाती है। इसके बाद युजुकी अकागामी को टेम्पल दिखाने का कहती है। युजुकी अकागामी को सबसे पहले एक स्टैचू दिखाती है जिस पर टेप लगा है एंड हमें पता चलता है कि असल में सभी लड़कियों की वजह से ये स्टैचू टूट चुका है। युजुकी अकागामी को ये बताती है कि उसे पता तो नहीं है कि अकागामी ने क्यों इस टेम्पल को ज्वाइन किया है, मगर वो ये मानती है कि अकागामी इस टेम्पल को ज्वाइन करने के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस है एंड इसीलिए वो अकागामी की मदद करेगी। युजुकी अकागामी को बताती है कि वो उसका नाम युजुकी ही ले। अकागामी फिर युजुकी का हाथ पकड़ लेता है एंड फिर युजुकी अकागामी को बाकी जगह दिखाने चली जाती है। एंड अब क्योंकि बाकी लड़कियों ने अकागामी को युजुकी के साथ देख लिया है तो इसलिए वो आपस में ये बात कर रही थी कि युजुकी को पक्का कुछ हो गया है। सुकुयो सभी लड़कियों को अकागामी को सबक सिखाने के लिए कहती है। सुकुयो की इस बात को सुनकर किकी सभी को सिडक्शन स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करने के लिए कहती है। अब इस प्लान को शुरू में ना करने के बाद सभी लड़कियां मान जाती हैं, मगर सुकुयो ये पूछती है कि कौन सी लड़की अकागामी को सेड्यूस करेगी। तो किकी बताती है कि वही लड़की सेड्यूस करेगी जो कि सबसे ज्यादा सेक्सी है एंड यहाँ पर सभी लड़कियां ही सुकुयो पर इशारा करती है, ये बताते हुए कि वही सबसे ज्यादा सेक्सी है। अब सभी लड़कियों के कहने पर ना चाहते हुए भी सुकुयो इस प्लान के लिए हामी भर देती है। सुबह के 5 बजे अकागामी बहुत ही तेजी से उठता है और घर के बहुत से काम करने के बाद खाना बनाने लगता है। अकागामी खाना बनाते वक्त खुद में खुशी था कि तभी वहाँ पर युजुकी उठकर आती है एंड युजुकी को इस ड्रेस में देखकर जहाँ पर उसके ब्रेस्ट के बटन खुले हुए हैं अकागामी की आंखें बड़ी हो जाती है। युजुकी वहाँ से चली जाती है ये कहकर कि तुम्हें बेल बजाना चाहिए था, वो हमारे क्लॉक के जैसा है। और युजुकी को इन कपड़ों में देखने के बाद अकागामी का होश उड़ चुका है और उसने अपने खाने को भी जला लिया है।
एंड अकागामी अपने भावनाओं पर बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल कर रहा है। एंड अब क्योंकि सुकुयो ये देख लेती है कि अकागामी यहाँ पर क्या कर रहा है तो उसे पता चल जाता है कि अकागामी का इंटरेस्ट किसमें है। ब्रेकफास्ट बनने के बाद अकागामी सभी को बुलाता है, सभी लोग आ जाते हैं एंड सुकुयो ये सोच रही होती है कि अकागामी ने पक्का बहुत बुरा खाना बनाया है, मगर खाना को टेस्ट करते ही सुकुयो को ये पता चल जाता है कि अकागामी सभी लड़कियों में सबसे अच्छा खाना बनाता है एंड वो अब इस खाने को हमेशा खाना चाहती है। अकागामी भी खुश है कि उसके खाने को सभी लोग पसंद कर रहे हैं एंड उसकी मेहनत रंग लाई है। फिर अकागामी को सुकुयो बुलाती है एंड जब सुकुयो को अकागामी देखता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि सुकुयो इस तरह से जो है। अब अकागामी की हालत को देखकर सुकुयो भी मन में बहुत ही खुश थी, क्योंकि उसे ये पता ही था कि अकागामी इनको देखने के बाद ऐसा ही रिएक्शन देगा। अकागामी से सुकुयो ये कहती है कि मुझे ना तुम्हारी जरूरत है एक काम करने के लिए। अकागामी मान जाता है एंड फिर सुकुयो ठंडी के मौसम में अकागामी को गर्मी के कपड़े पहनाती है। सुकुयो ये सोच रही थी कि अकागामी पक्का ही बहुत ही बुरा मानने वाला है, मगर अकागामी तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे एक मोंग के कपड़े जो मिले हैं। सुकुयो अकागामी को क्लीनिंग करने के लिए कहती है तो हमें पता चलता है कि अकागामी ने वो पहले ही कर रखा है। अब एक एक करके बहुत सी चीजों को साफ करने के लिए सुकुयो कहती है, मगर अकागामी ने पहले ही वो सभी चीजों को बहुत ही अच्छे से साफ कर रखा है। अकागामी को सुकुयो लैपटॉप पे अकाउंटिंग का काम करने के लिए देती है, मगर अकागामी उसे आसानी से कर देता है, जिसका वजह से सुकुयो भी एक पल के लिए इम्प्रेस हो जाती है, मगर वो वहाँ से दौड़ कर भाग जाती है। हम फिर अगले ही पल अकागामी को पानी से नहाते हुए देखते हैं एंड ये सभी हरकतें ही सुकुयो की है। अकागामी खुद में ये सोच रहा था कि मैं इस ट्रेनिंग को पार कर पाऊंगा कि नहीं, मगर अगले ही पल वहाँ पर यूजुकी स्कूल ड्रेस में आ जाती है एंड यूजुकी को स्कूल के ड्रेस में देखकर अकागामी का बॉडी अपने आप ही गर्म होने लगता है। अब ये ट्रेनिंग खत्म होती है एंड फिर अकागामी को यूजुकी बात लेने के लिए कहती है एंड इसी पॉइंट पर किकी अकागामी को बाथरूम में सीड्यूस करने का प्लान बताती है। एंड नहाने के बाद अकागामी डिनर बनाने के लिए गेट खोलकर बाहर निकलता है तो वो देखता है उसके सामने सुकुयो बैठी है। फिर सुकुयो अकागामी को देखती है एंड अकागामी खुद को देखता है एंड अकागामी ये पाता है कि वो तो नंगा है। एंड इस बात का पता चलने के बाद अकागामी बाथटब में जंप करता है एंड वो माफी मांगता है सुकुयो से। एंड वो जब सुकुयो को देखता है तो हम देखते हैं कि सुकुयो अपने कपड़े उतार रही है। सुकुयो को ऐसा करता देखकर अकागामी को समझ नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। अकागामी अपने दिल को शांत करता है, ये सोचने लगता है कि मुझे सिचुएशन को समझना चाहिए, मगर उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा है। सुकुयो फिर मुस्कुराती है, मगर वो खुद से ये कहती है कि ये मैं क्या कर रही हूँ, मुझे अभी नहीं अनड्रेसिंग करना था। हमें सुकुयो के प्लान के बारे में पता चलता है। दरअसल सुकुयो यहाँ पर आई है अकागामी को फंसाने के लिए। वो अपने कपड़े को थोड़ा सा खोलेगी, जिसकी वजह से अकागामी उसके पास आएगा एंड इस पोजीशन में लेट जाएगा एंड यूजुकी इन दोनों का साथ देखकर अकागामी को यहाँ से भगा देगी। मगर सुकुयो को ये याद आता है कि उसने अकागामी को नंगा देखा है, जिसका वजह से अब वो शर्मा रही है। हमें ये पता चलता है कि यूजुकी यहाँ पर 5 मिनट के अंदर में आने वाली है, इसीलिए जो भी करना है सुकुयो को वो जल्दी ही करना पड़ेगा। एंड यही सोचकर सुकुयो अपने कपड़े को थोड़ा और ढीला करने लगती है। कपड़े को ढीला करने के बाद सुकुयो ये सोचते है कि मैं इसे और नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर सुकुयो ने थोड़ा और किया तो और कुछ करने के लायक वो रहेगी ही नहीं। अब क्योंकि सुकुयो काफी देर से ऐसी खड़ी थी तो इसीलिए अकागामी उसे कुछ पूछता है एंड अकागामी के टोकने पर सुकुयो पीछे हटती है, जिसके वजह से एक बॉक्स उसके ऊपर गिरने वाला था। एंड सुकुयो को बचाने के लिए अकागामी बाहर आता है बाथटब में से एंड उसके ऊपर लेट जाता है। इस तरह से हम फिर सुकुयो का ऐसा फेस देखते हैं। सुकुयो से अकागामी पूछता है कि तुम ठीक हो, मगर तभी अकागामी के सर पे एक और बॉक्स गिरता है, जिसका वजह से ये दोनों ही किस करते हैं। रहा नहीं जाता। अब क्योंकि यहाँ पर आवाज हो रहा था इसलिए यूजुकी आ जाती है एंड यूजुकी इन दोनों की हालत में देख लेती है। यूजुकी को यहाँ पर देखकर सुकुयो यूजुकी को ये समझाने लगती है कि वो जैसा देख रही है वो ऐसा नहीं है, मगर तभी सुकुयो को भी ये समझ आता है कि ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अब ये कैसे भी हुआ हो मैं तो यही चाहती थी। फिर अकागामी को यूजुकी यहाँ से जाने के लिए कह देती है। अकागामी ओके कहता है, फिर यूजुकी भी वहाँ से चली जाती है एंड अकागामी भी निकल जाता है। वहीं पर सुकुयो को ये समझ नहीं आ रहा था कि अभी यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर सभी लड़कियाँ सुकुयो की तारीफ करने लगती है। लड़कियों का प्लान सक्सेसफुल हो चुका है एंड अकागामी यहाँ से निकल चुका है, मगर पता नहीं क्यों सुकुयो अच्छा फील नहीं कर रही है। सुकुयो अपने सामने यूजुकी को देखती है, वो यूजुकी को बुलाती है तो यूजुकी वहाँ से चली जाती है। एंड फिर इसके बाद कई बार सुकुयो यूजुकी को बुलाती है, मगर हर बार ही यूजुकी सुकुयो को इग्नोर करती है। अब इतनी बार इग्नोर होने की वजह से सुकुयो को ये समझ नहीं आ रहा है कि क्यों यूजुकी उसे इग्नोर कर रही है, इसीलिए वो यूजुकी के कमरे में जाती है यह पूछने के लिए कि क्यों वो सुकुयो को इग्नोर कर रही है। अब यही सवाल जब सुकुयो यूजुकी से पूछती है तो यूजुकी बताती है कि वो सुकुयो को इग्नोर इसलिए कर रही है क्योंकि वो जब भी सुकुयो को देखती है तो उसे अकागामी का नंगा शरीर याद आता है एंड एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट भी। एंड इस बात को सुनकर सुकुयो यूजुकी को ठरकी कहती है। अब खुद को ठरकी सुनकर यूजुकी सुकुयो को यह कहती है कि ठरकी तुम हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे सिडक्शन स्ट्रेटेजी के बारे में सुना है। सुकुयो पूछती है कि ये तुमने किससे सुना। यूजुकी बताती है कि किकी से।
किकी पर गुस्सा होने के बाद सुकुयो युजुकी से पूछती है कि तुमने क्यों अकागामी को यहाँ पर रहने दिया। युजुकी बताती है क्योंकि मुझे यह लगा कि मॉम अगर यहाँ पर होती तो वो भी यही करती जो कि मैंने किया है। इस बात को सुनकर सुकुयो भी हाँ कहती है क्योंकि इनके मॉम का कहना है जो भी यहाँ पर ज्वाइन करना चाहता है वो कर सकता है, वो मेल हो या फिर फीमेल। एंड युजुकी ने ये नोटिस किया है कि अकागामी शुरू से ही काफी ज्यादा परेशान है। युजुकी की इन सभी बातों को सुनने के बाद सुकुयो को लगता है कि वो तो युजुकी के मामले में कुछ भी नहीं है। एंड वो ये भी बताती है युजुकी को कि देखा जाए तो उस वक्त अकागामी ने मेरी मदद ही की थी। सुकुयो के इस बात को सुनकर युजुकी कहती है कि हमें अकागामी से इन सभी चीजों को बताना चाहिए, मगर तभी किकी बताती है कि अकागामी तो पहले ही अपना सामान लपेट कर यहाँ से जा चुका है। इस बात को सुनकर दोनों ही लड़कियों का रिएक्शन ऐसा होता है। हम फिर अकागामी को देखते हैं जो कि ये सोच रहा था कि मैं अब उन सभी के पास नहीं जा सकता हूँ एंड इसीलिए अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अकागामी पुलिस स्टेशन में आया है। अकागामी पुलिस ऑफिसर को ये बताता है कि उसने एक लड़की को किस किया है उसे बचाते वक्त एंड उसे अपना नंगा शरीर दिखाया है। इस बात को सुनकर पुलिस ऑफिसर अकागामी को बाहर निकाल कर ये बोल देता है कि यहाँ पर फिर मत आना। इसके बाद अकागामी अपने पुराने घर पर जाता है, मगर उसे पता चलता है कि उसके हाउस ओनर ने पहले ये किराएदार को रख लिया है। अकागामी फिर अपने सभी सामानों के बारे में पूछता है तो हाउस ओनर बताता है कि मैंने उन सभी को फेंक दिया है। हम अकागामी को बारिश में एक ब्रिज के नीचे बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर वो सोच रहा था कि घर खोना कोई बड़ी बात नहीं है। अकागामी को भूख लगता है तो वो खुद को ये बताता है कि कोई बात नहीं, वो लोग अच्छे से खा रहे होंगे क्योंकि उनके पास युजुकी है। युजुकी बहुत ही अच्छी लड़की है। अकागामी ये भी याद करने लगता है कि कैसे युजुकी उस दिन सुबह उठी थी एंड वो कितनी अच्छी लग रही थी। एंड इस बात को सोचते ही अकागामी खुद को एक थप्पड़ मारता है क्योंकि अकागामी को ठड़की ख्याल आ रहे हैं। अकागामी फिर सुकुयो के बारे में सोचने लगता है कि वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड बहुत अच्छी लड़की है। साथ ही अकागामी को सुकुयो के बड़ी जिम्मेदारियों का भी याद आता है, जिसका वजह से वो फिर से खुद को पंच मार के खुद का खून निकाल लेता है क्योंकि उसके दिमाग में ठड़कपन वापस से आ चुका है। अकागामी परेशान हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने तो शांति को पा लिया है, मगर उसके दिमाग में तो अब ठड़कपन और भी ज्यादा बढ़ रहा है। अकागामी सोचता है कि मैं उन सभी लड़कियों का कर्जा चुकता कर दूंगा, मगर कर्जा तो अकागामी के औकात के ही बाहर है, जिसकी वजह से अकागामी कुछ भी नहीं कर सकता है। अकागामी निराश होकर अपने बारे में सोच रहा था कि वो अपने सामने ही युजुकी को देखता है, जिसे देखकर अकागामी का ऐसा मुंह हो जाता है। एंड फिर युजुकी अकागामी से पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? इतनी ठंड में, बरसात के मौसम में अगर तुम ऐसे बाहर रहोगे तो तुम मर जाओगे। अकागामी मेरी तरफ देखो, तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो? हमें पता चलता है कि अकागामी युजुकी की तरफ नहीं देख रहा है क्योंकि युजुकी का कपड़ा भीगा होने की वजह से युजुकी के कुछ और ही दिख रहे हैं। युजुकी अकागामी से पूछती है कि तुम क्यों टेम्पल छोड़कर आ गए? अकागामी बताता है कि तुमने ही तो कहा था। युजुकी अकागामी को बताती है कि मैंने तो तुम्हें सिर्फ बाथरूम से बाहर जाने के लिए कहा था। सुनो अकागामी, तुम एक बच्चे हो तो तुम्हें दूसरों पर ज्यादा निर्भर रहना चाहिए। एंड हाँ, वो बाथरूम का सिचुएशन तो हम बातें करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तुम ट्रेनिंग में नए हो तो तुम मेरे सामने बस एक बच्चे हो। एंड हाँ, बाय द वे तुम्हारा एज क्या है? अकागामी बताता है कि मैं 21 वर्ष का हूँ। अकागामी के एज को जानकर युजुकी पीछे जाती है एंड बताती है कि मेरा नाम है ओबा युजुकी एंड मैं 17 वर्ष की हूँ। अकागामी बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा पोलाइट हो, मगर अगले पल ही युजुकी चिल्लाते हुए बोलने लगती है कि तुम एक एडल्ट हो तो तुम्हें दूसरों पर निर्भर होने की ज्यादा जरूरत है। युजुकी अकागामी को बताती है कि अगर तुम्हें ये भी करना नहीं आता है तो मैं तुम्हें ये भी सिखाऊंगी। अकागामी युजुकी की इन सभी बातों को सुनकर ऐसा रिएक्शन देता है। युजुकी अकागामी को ये भी बताती है कि शांति पाने का पहला कदम है अकेला ना रहना, तो इसलिए मेरे टेम्पल में आओ, मैं तुम्हें अकेला नहीं रहने दूंगी। ओह यार ये कितनी औसम है यार। फिर हम सुकुयो को देखते हैं जो कि माफी मांगती है अकागामी से अपनी हरकतों के लिए। अकागामी भी माफी मांगता है अपने हरकतों के लिए क्योंकि अकागामी ने ना चाहते हुए भी सुकुयो के ब्रेस्ट को छुआ ही नहीं बल्कि उसे दबाया भी एंड साथ ही किस भी किया उसे। इस बात को सुनकर सुकुयो उसे चुप करा देती है। फिर इसके बाद दोनों लड़कियां ही अकागामी को घर चलने के लिए कहती है एंड फिर सुकुयो अकागामी को एक पेपर थमाती है जिस पर लिखा था वो मेरा पहली बार था, इसीलिए तुम्हें 5 लाख येन मुझे देने पड़ेंगे। दरअसल ये पैसे किसिंग फी है। इस पेपर को देखकर अकागामी का हालत खराब हो जाता है। घर आने के बाद मिया अकागामी को देखकर बिल्कुल ही हैरान होती है एंड ये पता चलने के बाद कि अकागामी अब यहीं पे रहेगा, मिया वहीं बेहोश हो जाती है। फिर ये दोनों लड़कियां नहाने का फैसला करती है। अकागामी भी कहता है कि हाँ तुम्हें नहाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे कपड़े से सभी चीजें दिखती हैं। इस बात को सुनकर अकागामी के मुंह पर सुकुयो एक हाथ मारती है। फिर सुकुयो अकागामी को किचन में ले जाती है जहाँ पर कुरागे भी थी। कुरागे युजुकी के बारे में बहुत सी बुरी बातें करने लगती है जिसकी वजह से सुकुयो कुरागे को चुप करा देती है, मगर सुकुयो कुरागे को अच्छे से नहीं समझा पाती है। तो इसी बीच अकागामी उसे समझाते हुए ये कहता है कि वो तुम्हारी बड़ी बहन है तो तुम्हें उनके बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। फिर सुकुयो युजुकी के पास चली जाती है एंड अकागामी एंड कुरागे
खाना बनाने लगते हैं। अब क्योंकि इससे पहले कुरागे ने युजुकी को बेवकूफ कहा था, तो अब वो युजुकी के बारे में जानना चाहता है, मगर तभी अकागामी खुद को समझाता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, मगर अकागामी फिर भी वो देखना चाहता है। अकागामी युजुकी जो कि एक 17 साल की जवान लड़की है उसे देखना चाहता है, मगर वो फिर भी खुद को रोक रहा है। कुरागे अकागामी से पूछते हैं कि क्या तुम उन्हें छुप कर देखना चाहते हो। अकागामी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। फिर अकागामी को कुरागे ये बताती है कि ठड़की होना कोई गलत बात नहीं है। अकागामी पूछता है कि कैसे। कुरागे ये बताती है क्योंकि हम इंसान हैं और लॉर्ड बुद्धा के भी तो बच्चे थे। मैं भी तो एक मॉन्क की बेटी हूँ और मेल एंड फीमेल पैदा हुए ही है एक साथ रहने के लिए। कुरागे से आगे कुछ बोले कि तभी अकागामी उसे चुप करा देता है। कुरागे फिर भी ये बोलती है कि युजुकी भी तो ठड़की है, वो भी बड़ी वाली, मगर वो किसी को बताती नहीं है। एंड इसलिए मुझे लगता है कि तुम अगर उसे छुप कर देखोगे तो भी उसे बुरा नहीं लगेगा। अकागामी ये बोलता है कि ये बातें बेकार है, ये लड़की ये इतनी ज्यादा इनोसेंट है, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। फिर कुरागे ये बताती है कि मैं जो भी बोल रही थी वो सभी मजाक है। कुरागे ये इसलिए बोल रही थी क्योंकि कुरागे चाहती है सुकुयो एंड युजुकी इंटेलिजेंट ना होकर पहले जैसे ही थोड़ा सा बेवकूफ रहे। एंड जब से अकागामी यहाँ पर आया है, दोनों लड़कियां ही थोड़ी थोड़ी बेवकूफ हरकतें कर रही हैं, जो कि कुरागे को बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसलिए कुरागे अकागामी को थैंक यू भी कहती है। अब कुरागे की इन सभी बातों को सुनकर अकागामी को ये लड़की बहुत ही ज्यादा क्यूट लगती है। अकागामी साथ ये भी कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, मगर कुरागे अकागामी को थैंक यू कहने के लिए बाथरूम का वो गेट खोलने के लिए चली जाती है। जब कुरागे गेट खोलने ही वाली होती है कि तभी अकागामी दौड़ कर जाता है कुरागे को रोकने के लिए, मगर एम टाइम पर ही कुरागे हट जाती है, जिसकी वजह से अकागामी ही गेट खोल देता है। एंड वो दोनों लड़कियों को इस हालत में देखता है जहाँ पर सुकुयो का तो टॉवल भी हट जाता है उसके शरीर से। लड़कियों को देखने के बाद अकागामी का रिएक्शन ऐसा होता है। इसके बाद हम अकागामी का पिटा हुआ चेहरा देखते हैं। दोनों लड़कियां वहाँ से चली जाती है एंड कुरागे को अकागामी ये समझाता है कि हमें ठड़कपन इसलिए नहीं करना चाहिए। एंड तभी वहाँ पर मिया आ जाती है, जो कि अकागामी को ये बताती है कि उसके वजह से पूरा टेम्पल ही ठड़कपन से भर चुका है एंड इसीलिए वो अब अकागामी को सबक सिखाएगी। मिया बहुत ही गुस्से के साथ, रोते हुए फेस के साथ भी अकागामी को देखती है। एंड हम कागुरा को भी देखते हैं जो कि मुस्कुरा रही थी। अब क्योंकि अकागामी की वजह से पूरा टेम्पल ही बर्बाद हो चुका है, इसीलिए मिया अकागामी को फाइट करने के लिए चैलेंज करती है। एंड अगर अकागामी हारता है तो मिया अकागामी के साथ कास्ट्रेट करेगी। अब इसका मतलब तो मुझे नहीं पता है, मगर क्योंकि मिया ने एक सीजर को रखा है तो मुझे लग रहा है कि शायद से मिया अकागामी का औजार काटने की बात कर रही है। एंड इस मुकाबले के लिए अकागामी भी तैयार है। हम फिर सुकुयो, कुरागे एंड युजुकी को यहाँ से जाते हुए देखते हैं। इस फाइट के लिए युजुकी अकागामी को अपने हाथ का इस्तेमाल करने के लिए कहती है। रूम के अंदर हम कागुरा को देखते हैं जो कि मे को फाइट के लिए तैयार कर रही है। तीनों लड़कियों को टेम्पल से बाय बाय कहने के बाद अकागामी के पीछे मिया अकागामी का नाम लेते हुए बहुत गुस्से में बाहर आती है। अकागामी से मिया ये पूछती है कि क्या तुम फाइट के लिए रेडी हो। अकागामी कहता है कि हाँ मैं रेडी हूँ मिया। एंड अपना नाम अकागामी के मुँह से सुनकर मिया अकागामी को ये बोलने लगती है कि मैं तुमसे पहले से यहाँ पर हूँ, तुम मुझे रिस्पेक्ट करो, मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। अकागामी बोलता है कि मगर हम तो सेम सिचुएशन में हैं। एंड इस बात को सुनकर मिया गुस्सा हो जाती है। इसके बाद मिया अपने बारे में बहुत सी बातें करने लगती है, मगर इसी बीच अकागामी को कागुरा अपना इंट्रोडक्शन देती है। एंड अकागामी कागुरा की बातें सुनने लगता है। कागुरा से अकागामी को ये पता चलता है कि मिया के साथ कागुरा काफी पहले से है। मिया से अकागामी ये पूछता है कि हम इस बैटल को ड्यूल क्यों नहीं कह सकते हैं। मिया ये बताती है कि मैं इसे ड्यूल बैटल नहीं कह सकती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी वो हरकत नहीं भूल सकती हूँ जो कि तुमने मेरे साथ पहली मुलाकात में किया था। फिर अकागामी मिया को देखकर मुस्कुराता है एंड इस पर मिया और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। हमें ये पता चलता है कि अकागामी को याद ही नहीं है कि उसने मिया के साथ क्या किया है। फिर ये दोनों तलवार लेकर फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अकागामी पूछता है कि ये क्या है। मिया बताती है कि ये है हाइकन इशू। मिया हमें ये बताती है कि बहुत समय पहले एक सामुराई ने 100 लोगों की जान बचाने के लिए एक को मार दिया था। फिर फाइट शुरू होता है। फाइट के शुरू में ही मिया अपने तलवार से अकागामी के कुछ बालों को काट देती है, जिससे अकागामी को पता चल जाता है कि मिया बहुत सीरियस है इस फाइट के लिए। मिया ये बताते हैं कि अब तुम्हारा स्किन कटेगा। एंड अब क्योंकि अकागामी मिया को हर्ट नहीं कर सकता है, वो इसीलिए तलवार को फेंक कर अपने हाथ से ही मिया के अटैक को रोकने का फैसला करता है। एक तरफ मिया अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है एंड अकागामी मिया के अटैक को रोकने के लिए, मगर तभी कागुरा मिया के शरीर पे लगा हुआ इस कपड़े को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से मिया का बॉडी रिवील हो जाता है। अकागामी फिर मिया को देखने लगता है, जिसे मिया गुस्सा होकर अटैक करती है अकागामी पर। अकागामी तलवार को रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, मगर वो तलवार को ना पकड़ के मिया के पकड़ लेता है। एंड अब क्योंकि यहाँ पर ये सब हो चुका है, इसलिए मिया शर्म की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाती है। कागुरा मिया को चिढ़ा रही थी क्योंकि अब वो हार चुकी है। कागुरा फिर अकागामी को मिया को पनिश करने के लिए कहती है। अकागामी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे मिया को पनिश करे, इसीलिए कागुरा एक बुक निकालती है जहाँ पर बहुत सारे पनिशमेंट लिखे हैं। साथ ही यहाँ पर किसी फिनेंस की बात हो रही है, जिसकी वजह से अकागामी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है इस बुक में। फिर कागुरा एक पनिशमेंट को मिया को समझाने लगती है एंड इस पनिशमेंट में किसी ऑब्जेक्ट को मिया के बॉडी के अंदर किसी तरह से डाला जाएगा। इस बात को सुनकर मिया बहुत ही ज्यादा शर्म से पानी पानी होने लगती है, मगर वो ये भी कहती है कि मैं ये करूंगी। अकागामी बताता है कि तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अकागामी को तो कुछ और ही चाहिए एंड वो चीज और कुछ नहीं बल्कि वो बुक है।
अकागामी सारा तो बुक की तरफ करता है, मगर मिया समझती है कि उसे बुक नहीं बल्कि बॉल चाहिए। फिर यहाँ पर एक बहुत ही अजीब तरह की कन्वर्सेशन होती है, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। अब अकागामी के इन ठर की बातों को सुनकर मिया ये कहती है कि तुम यहाँ पर बस संभोग करने के लिए आए हो। अकागामी बोलता है कि चिंता मत करो, मैं बहुत ही आराम से करूंगा, लेकिन प्लीज सिर्फ एक रात की बात है। मगर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि मुझे ट्राई करना है। ट्राई मगर क्या? सिर्फ एक बार प्लीज। अकागामी के इन ठर की बातों को सुनकर मिया वहाँ से भाग जाती है अकागामी को मॉन्स्टर कहते हुए। फिर रात हो जाती है जहाँ पर अकागामी ये सोच रहा था कि मैं उस बुक को हासिल नहीं कर पाया, एंड वो सो जाता है। अब इसके बाद जब अकागामी आंखें खोलता है तो उसके सामने उसके ऊपर मिया इस तरह से बैठी है। फिर मिया ये बताती है कि मैं सभी चीजों को ठीक करने आई हूँ, एंड ये सिर्फ एक रात के लिए है। ओके ठीक है, तो पेनल्टी यानी कि सजा को शुरू किया जाए। हम अकागामी का फेस देखते हैं, जिसे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। मिया यहाँ पर इसलिए आई है क्योंकि इससे पहले वो बीच में ही बातों को छोड़कर भाग गई थी। मिया ये कहते हुए कि तुम्हें ये चाहिए, वो अपने बॉल्स को अकागामी के फेस पे रखती है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। मिया अकागामी को जल्दी जल्दी करने के लिए कहती है क्योंकि ये उसके लिए एम्बैरेसिंग है। मिया ये भी बताती है कि तुम यही चाहते थे ना। मैं ये भी बताती है कि चिंता मत करो, ये सपना सिर्फ आज रात के लिए ही है। अकागामी को लगने लगता है कि ये सही में सपना है, इसलिए वो अपना हाथ आगे बढ़ाने लगता है, ये देखते हुए कि यहाँ पर कोई है तो नहीं। मगर तभी वो कागुरा को इनकी वीडियो बनाते हुए देखता है। कागुरा फिर एक बोर्ड निकालती है जहाँ पर लिखा था अकेले करो और पूरी रात तक करो। कागुरा को देखने के बाद अकागामी को ये पता चल जाता है कि यह कोई सपना नहीं है। वो मिया को खुद से दूर करके ये कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। अब मिया कुछ बोले इससे पहले ही अकागामी समझ जाता है कि ये पक्का से पनिशमेंट है मिया का। अकागामी मिया को और कुछ भी ना करने के लिए कहता है क्योंकि मिया उस बुक से कहीं ज्यादा है। अकागामी की इन बातों को सुनने के बाद मिया को ये पता चल जाता है कि अकागामी तो सिर्फ बुक मांग रहा था, ना कि ये सब जो कि मिया भी कर रही थी। एंड ये पता चलने के बाद मिया शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है, वो भी चिल्लाते हुए। इसके बाद कागुरा कुछ अकागामी को बताती है जो कि हमें नहीं बताया जाता है। मिया दौड़ते हुए खुद को एक बहुत बड़ा बेवकूफ एंड फेलियर मान रही थी, एंड साथ ही उसे ये समझ नहीं आता है कि लड़कियों के टेम्पल में ये लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है। मिया ये फैसला करती है कि वो आज की रात स्टोरेज रूम में बैठकर मेडिटेशन करेगी। वो जब गेट खोलती है तो वो अपने सामने अकागामी को देखती है। हमें यह पता चलता है कि अकागामी को यहाँ पर कागुरा ने भेजा है। अब क्योंकि मिया को अकागामी के साथ नहीं रहना है, वो इसीलिए गेट को खोलती है, मगर गेट अब नहीं खुल रहा है क्योंकि बाहर से कागुरा ने लॉक मारकर चाबी अपने पास रखी है। अकागामी हमें ये बताता है कि इस रूम से हम खिड़की से भी बाहर नहीं जा सकते हैं, इनके पास फोन भी नहीं है, एंड चिल्लाने से कुछ नहीं होगा क्योंकि टेम्पल में कोई नहीं है। अकागामी मिया के पास जाने लगता है तो मिया अकागामी को रोक देती है। एक ब्लैंकेट मिलता है अकागामी को, मगर मिया उसे ये बताती है कि उसे मर्दों के छुए हुए चीज नहीं लेना है। थोड़ी देर पहले ही अकागामी के साथ मिया हर कुछ करने के लिए तैयार थी, मगर अब इसके अलग ही नखरे हैं। अकागामी ब्लैंकेट को नीचे रख देता है एंड वो एक अजीब टेबल को देखता है जिसके बारे में वो मिया से पूछता है। मिया हमें ये बताती है कि वो एक ऐसा टेबल है जहाँ पर उन लोगों के सर को काट कर रख दिया जाता है जो कि बुद्धा के टीचिंग्स को नहीं मानते हैं। मिया को ये बात कागुरा ने बताई है। अब इन्हीं बातों के बीच में हम देखते हैं कि मिया को जुकाम हो रहा है धीरे धीरे, एंड इसीलिए अकागामी मिया को ब्लैंकेट उड़ाने के लिए उसके धीरे धीरे करके बहुत करीब आ जाता है, जिसका वजह से मिया घबराते हुए अकागामी को दूर करने लगती है क्योंकि वो ये बताती है कि अगर अकागामी उसके और पास आया तो वो टर्नेड ऑन हो जाएगी, यानी कि मिया अकागामी के साथ उन गंदी चीजों को करने से खुद को नहीं रोक पाएगी। मिया के इस बात पर अकागामी का ऐसा रिएक्शन होता है। फिर हमें इस पिक्चर को दिखाया जाता है। अकागामी फिर मिया से बोलता है कि क्या तुम टर्न ऑन हो जाओगी। हम फिर मिया को रोते हुए देखते हैं क्योंकि वो ये सभी चीजें इस तरह से तो नहीं कहना चाहती थी। अकागामी मिया के ऊपर वही टावर रख देता है जिसका वजह से मिया चुप हो जाती है एंड बैठ जाती है। मिया अकागामी को अभी जो हुआ एंड रूम में जो हुआ उसे भूलने के लिए कहती है, मगर अकागामी बताता है कि ये करना बहुत मुश्किल होगा। अकागामी मिया से पूछता है कि थोड़ी देर पहले तुम आउट ऑफ कैरेक्टर थी। मिया बताती है कि आउट ऑफ कैरेक्टर असल में वही मिया का रियल कैरेक्टर है। मिया जापान आने के पीछे अपना रीजन बताती है एंड हमें ये पता चलता है कि मिया की फैमिली एक इरोटिक फैमिली है। फिर हमें मिया अपनी फैमिली के बारे में बताती है एंड हमें पता चलता है कि मिया की मॉम बिल्कुल अकागामी के डैड के जैसे हैं। अकागामी के डैड जो कि लड़कियों के पीछे पागल थे, मिया की मॉम लड़कों के पीछे पागल है एंड वो एक मर्द से नहीं मानती है। एंड बचपन में मिया अपने मॉम की जैसा बनना चाहती थी, इस वजह से मिया की कभी भी दोस्त नहीं बन पाई। सिर्फ एक ही दोस्त बनी जो कि थी कागुरा। एंड जब मिया को पता चला कि उसकी मॉम जो कर रही है वो असल में नॉर्मल नहीं है, इसलिए मिया ने अपने मॉम से दूर जाने का फैसला किया। एंड शांति की खोज में मिया स्कूलिंग खत्म करने के बाद जापान में इस टेम्पल में चली आई, मगर अकागामी के वजह से मिया फिर से पुरानी मिया बन रही थी एंड इसलिए वो अकागामी पर गुस्सा है। वो जब अकागामी को देखती है तो वो देखती है कि अकागामी रो रहा है। अकागामी मिया को ये बताता है कि यही सेम कहानी मेरी है एंड ये पता चलने के बाद ये दोनों ही रोने लगते हैं। मिया को ये लगने लगता है कि अकागामी एंड उसकी मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि ऊपर वाले का कर्म है।
मगर मिया खुद को समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है एंड उसे अपनी फैमिली एंड अकागामी से दूर रहना है। मिया ये सोच रही थी कि तभी अकागामी ये कहता है कि चलो हम मिलकर फाइट करें। इसके बाद अकागामी मिया को बहुत सारी बातें बताने लगता है कि वो लोग मिलकर कैसे शांति को पा सकते हैं। मिया बोलती है कि तुम मेरे बॉडी में इंटरेस्टेड हो ना। अकागामी बोलता है हाँ, मगर तभी अकागामी खुद को पंच मारता है क्योंकि अकागामी मिया को एक ट्रेनिंग पार्टनर के तौर पे भी देखता है। मिया बताती है कि अगर मैं बह गई तो अकागामी बताता है कि हम सेम बोट पे है तो कुछ भी हो सकता है। मिया भी कहती है कि ठीक है। फिर ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर उठते हैं, एक दूसरे का फेस देखते हैं कि तभी कागुरा दरवाजा खोल देती है जिसकी वजह से मिया डर जाती है। हमें यह पता चलता है कि कागुरा शुरू से ही इनकी सभी बातें बाहर से सुन रही थी एंड कागुरा अंदर नहीं आ रही थी क्योंकि वो इन दोनों के बीच के लफड़े को सुलझाना चाहती थी एंड क्योंकि अब लफड़ा सुलझ चुका है तो अब ये लोग पूरी रात ही इस बुक की मदद से प्रैक्टिस करेंगे। सुबह का टाइम होता है एंड युजुकी झाड़ू मार रही थी। युजुकी कागुरा को देखती है तो वो उसके पास जाती है। युजुकी कागुरा बुलाती है तो कागुरा युजुकी को चुप कर देती है क्योंकि हम कुछ ऐसी बातें सुनते हैं। अकागामी और अंदर। ठीक है मिया, अब मैं करने वाला हूँ। इन बातों को सुनकर युजुकी शर्मा जाती है तो कागुरा ये बताती है कि अरे चिंता मत करो, ये बस कुछ फिनेंस की ट्रेनिंग कर रहे हैं। कागुरा दरवाजा खोलती है तो हम अकागामी एंड मिया को इस तरह से देखते हैं। यहाँ पर मिया कहती है कि अपने हाथे और अंदर डालो। अकागामी कहता है कि ठीक है। अब अकागामी एंड मिया की ठरकी बातें एंड इन ठरकी नजारों की वजह से युजुकी का बुरा हाल हो रहा था। इसके बाद हम अकागामी को अपने गर्दन में लपेटे हुए इस बोर्ड के साथ बैठा हुआ देखते हैं एंड अकागामी इस तरह युजुकी की वजह से बैठा है। फिर वहाँ पर किकी आती है। किकी युजुकी से पूछती है कि आज तो तुम्हारा मीटिंग है एंड उस मीटिंग की वजह से ये टेम्पल रहेगा या नहीं रहेगा ये फैसला होगा। एंड इस बात को सुनकर युजुकी एंड अकागामी बहुत ही तेजी से भागने लगते हैं क्योंकि उन्हें दूसरे टेम्पल पे पहुंचना है। युजुकी ये भी बताती है कि उसे किमोनो भी पहनना है। अकागामी कहता है कि कोई नहीं, मैं तुम्हें पहना दूंगा। हमें यह पता चलता है कि ये मीटिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि एक टेम्पल को चलाने के लिए एक प्रीस्ट की जरूरत होती है मगर इस टेम्पल में नहीं है। एंड ये मीटिंग अगर कामयाब होती है तो एक नया प्रीस्ट आ जाएगा इस टेम्पल में एंड ये टेम्पल कभी बंद नहीं होगा। अकागामी युजुकी को ये यकीन दिलाता है कि ये लोग टेम्पल पर टाइम पर पहुंचेंगे मगर ये लोग लेट हो जाते हैं बस स्टॉप पर। बट लकीली अकागामी को एक स्कूटर मिल जाता है इस बंदे से। थोड़ी देर तक स्कूटर की सवारी करने के बाद इन्हें लगता है कि अब ये टाइम पर पहुंचेंगे मगर तभी स्कूटर बंद पड़ जाता है क्योंकि उसका पेट्रोल खत्म हो चुका है। युजुकी फिर एक बस को देखती है एंड ये दोनों ही उस बस के अंदर जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये बस नहीं बल्कि एक ट्रक है। एंड अब क्योंकि युजुकी ने एक ट्रक को बस समझा है इसलिए वो कोने में बैठकर अपने बेवकूफी पर खुद को ही सुना रही थी। एंड वहीं पर अकागामी को ये ख्याल आ रहा था कुरागे का, जहाँ पर कुरागे ये बोल रही थी कि युजुकी ठरकी है, कमजोर है, एक बहुत ही ज्यादा बेवकूफ ठरकी है। युजुकी अकागामी से माफी मांगती है क्योंकि उसके वजह से अकागामी की मेहनत बर्बाद हो चुकी है एंड वो अब शायद से टेम्पल को भी नहीं बचा पाएगी। युजुकी की इन बातों को सुनकर अकागामी युजुकी के कंधे पे हाथ रखता है, उसके सर को ऊपर करके वो ये कहता है कि युजुकी ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे किमोनो पहनने का। युजुकी का रिएक्शन एंड अकागामी बोलता है कि तुम्हारे कपड़े बदलते ही अगले रेड लाइट पर हम निकल जाएंगे। युजुकी कुछ पूछे उससे पहले अकागामी बता देता है कि निकलने के बाद मैं इस ट्रक को किराए पर लेकर वापस कर दूंगा एंड हाँ मैं इस ट्रक को चलाना जानता हूँ क्योंकि मुझे ट्रक चलाने का भी एक्सपीरियंस है। युजुकी पूछती है कि पगले तेरे पास तो पैसा है नहीं, तू बोरो कैसे करेगा। अकागामी ये बताता है कि अब क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। अब इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी अकागामी हंस रहा है जिसे प्यार भरी नजरों से युजुकी देख रही है। फिर ये कपड़े बदलने लगते हैं। टेम्पल के मीटिंग में पहुंचने के लिए बस 30 मिनट रह गए हैं मगर ये दोनों भी हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो अब क्या ये दोनों मीटिंग में टाइम पर पहुंचकर टेम्पल को बचा पाएंगे और अकागामी कब तक इन ठरकी लड़कियों से अपनी इज्जत बचा पाएगा, जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। एंड अभी तुम में से जितने भी लोग जाने का सोच रहे हैं वो प्लीज थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मेरी 2 बातें सुन लो फिर चले जाना। सो अगर तुम इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हो तो कमेंट करके मुझे बताओ कि तुम देखना चाहते हो। कमेंट में लिखो पार्ट 2। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। एम करते हैं 151 लाइक्स के लिए। एंड सही में अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो आपको कैसे भी करके इस वीडियो पर 10,000 व्यूज करवाने होंगे। व्यूज करवाने के लिए आप सभी को इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना पड़ेगा। आप लोग व्हाट्सएप तो चलाते ही होंगे, प्लीज वहाँ पर अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, आपकी बहुत मदद होगी मुझ पर। एंड हाँ, अभी तक मैंने ये नहीं कहा है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। फिलहाल के लिए आप एंड स्क्रीन के वीडियोस को देख सकते हैं एक ऐसे लड़के की कहानी जानने के लिए जिसने अपनी पूरी फैमिली को ही बचपन में ही खो दिया है मगर अब उसकी एक नई फैमिली है एंड वो अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करना चाहता है।